सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं और आखिर में कमांडर वॉन लूगर भी आ पहुंचता है। वह सीधे हिल्स से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। पहले तो हिल्स थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर सच बता देता है कि वह यहाँ ब्लाइंड स्पॉट चेक करने आया था। ये सुनकर वॉन लूगर उसे याद दिलाता है कि वह एक अमेरिकन पायलट है जो पहले ही 18 बार जेल से भागने की कोशिश कर चुका है। हिल्स इसका जवाब भी काफी बेपरवाही से देता है, जिससे कमांडर गुस्सा हो जाता है और उसे 20 दिन के लिए अकेले कमरे में बंद करने की सजा दे देता है। उसी समय एक और कैदी बीच में बोल पड़ता है, इसलिए उसे भी वही सजा मिलती है। अब दोनों को अलग अलग कमरों में डाल दिया जाता है। वहाँ रहते हुए वे दीवार के जरिए बात करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो जाती है। इसी बीच जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम कैप्टन रोजर होता है। उसे देखकर उसके साथी खुश तो होते हैं, लेकिन किसी को शक न हो इसलिए वे उससे दूर ही रहते हैं। दूसरी तरफ रोजर को कमांडर के ऑफिस में ले जाया जाता है। वहाँ एक अधिकारी उसे पहचान लेता है और कमांडर को बताता है कि इस आदमी पर खास नजर रखी जानी चाहिए। वह कहता है कि रोजर कैदियों का लीडर है और हमेशा ग्रुप बनाकर भागने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है कि रोजर एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। इस ग्रुप के ज्यादातर लोग उसी जेल में मौजूद हैं और एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इनका मकसद बार बार भागना होता है ताकि दुश्मन को उन्हें पकड़ने में ज्यादा संसाधन खर्च करने पड़े। रोजर चार्ली को अपना प्लान बताता है। वह कहता है कि इस बार सिर्फ खुद नहीं बल्कि लगभग 250 कैदियों को साथ लेकर भागना है। ये सुनकर चार्ली को यह प्लान नामुमकिन लगता है, लेकिन रोजर अपने फैसले पर कायम रहता है और रात में मीटिंग रखने को कहता है। रात होते ही सभी कैदी इकट्ठा होते हैं। रोजर बताता है कि वे लोग एक लंबी सुरंग खोदकर यहाँ से निकलेंगे। बॉर्डर के सबसे करीब कमरा नंबर 104 है, लेकिन खुदाई कमरे नंबर 105 से शुरू की जाएगी ताकि शक न हो। ये सुनकर बिल कहता है कि इसका मतलब बहुत लंबी सुरंग बनानी पड़ेगी। रोजर समझाता है कि पहले नीचे की ओर सुरंग बनाई जाएगी जिससे ऊपर आवाज नहीं जाएगी, और इस बार एक नहीं बल्कि 3 सुरंग बनाई जाएंगी जिन्हें टॉम, डिक और हैरी नाम दिया जाएगा ताकि बात करते समय कोई समझ न सके। तभी कॉलिन आता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। वह नकली दस्तावेज बनाने में माहिर होता है। वह कहता है कि भागने के बाद असली चुनौती जर्मनी से बाहर निकलने की होगी, जिसके लिए फर्जी कागज और कपड़े तैयार करने होंगे। इसके बाद रोजर सबको अलग अलग काम देता है और एक ऐसा सिग्नल सिस्टम बनाने की बात करता है जिससे गार्ड्स के आते ही तुरंत काम रोक दिया जाए और किसी को सुरंग के बारे में पता न चले। अगले दिन एक कैदी सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ एक जर्मन सैनिक के साथ हल्की सी गड़बड़ी होती है और बाकी कैदी जानबूझकर वहाँ भीड़ लगा देते हैं। असल में यह सब पहले से बनाया हुआ प्लान होता है ताकि गार्ड्स का ध्यान भटकाया जा सके। इसी दौरान हैंडल चुके से जर्मन गाड़ी के नीचे जाकर वहाँ से लोहे का सामान निकाल लेता है और खिड़की के जरिए अपने साथियों को पकड़ाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और आसपास कोई जर्मन सैनिक दिखाई नहीं देता। इसे देखकर बाहर खड़े कैदी इशारे करने लगते हैं। कोई अपने कपड़े ठीक करता है तो कोई हल्की हरकत से संकेत देता है। रूम नंबर 105 के पास खड़ा कैदी नाक से आवाज करके अंदर वालों को सिग्नल देता है कि अब रास्ता साफ है। ये समझते ही अंदर मौजूद कैदी तुरंत सुरंग खोदने का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ डैनी और बिल फर्श की टाइल हटाते हैं और स्टोव को चालू रखते हैं ताकि बाहर धुआं निकलता रहे और जर्मन सैनिकों को लगे कि वे बस अपने काम में लगे हुए हैं। इसके बाद डैनी उस जगह को मार्क करता है और उसमें 17 लिख देता है, क्योंकि यह उसकी 17वीं सुरंग होती है। जैसे ही वह कुल्हाड़ी से खुदाई शुरू करता है, खिड़की पर खड़ा साथी सिग्नल देता है। उस सिग्नल को सुनकर बाहर खड़ा कैदी उसी लोहे को जोर जोर से ठोकने लगता है जो हैंडल चुरा कर लाया था। इस आवाज के बीच डैनी आराम से सुरंग खोदना शुरू कर देता है ताकि असली आवाज छिपी रहे। इसी बीच जेम्स अंदर आता है और अपने कोट के अंदर छिपाई हुई एक टाइल निकालता है। वे लोग वॉशरूम का